नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में लेंगे हिस्सा। निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार जैसे विषय शामिल। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत समेत सभी देशों पर लगाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। ट्रंप ने संसद में कहा, रूस से बातचीत और समझौते के लिए तैयार हैं ज़ेलेंस्की। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने। चंडीगढ़ कूच कर रहे किसानों को कई जगहों पर पंजाब पुलिस ने रोका। सड़क पर ही धरने पर बैठे किसान। अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी किसानों का प्रदर्शन। अंसल ग्रुप मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने देर रात मालिक सहित कंपनी के अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज। 5000 आवंटियों के खिलाफ धोखाधड़ी का है आरोप। और चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल आज न्यूजीलैंड दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा मुकाबला। विजेता टीम रविवार को भारत के साथ खेलेगी फाइनल। और आइए अब इन सभी खबरों को जान लेते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर करीब 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। वेबिनार के मुख्य विषयों में लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार शामिल हैं। पीएम मोदी कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये वेबिनार सरकार, उद्योग जगत, शिक्षाविदों और नागरिकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा और परिवर्तनकारी बजट घोषणाओं को प्रभावी परिणामों में बदलने में मदद करने के लिए चर्चाओं को प्रोत्साहित भी करेगा। रोजगार सृजन केंद्र सरकार के प्रमुख क्षेत्रों में से एक रहा है। भारत में रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिसमें 2016-17 और 2023-24 के बीच 36% की वृद्धि और लगभग 170 मिलियन नौकरियां शामिल हैं। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार ने रोजगार वृद्धि को बढ़ावा देने की ओर है। रोजगार क्षमता में विकास के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना पर भी केंद्र सरकार का फोकस है। इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे चरण में भारत के 730 से ज्यादा जिलों में शीर्ष कंपनियों में 1 लाख से अधिक इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ई श्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना और राष्ट्रीय करियर सेवा जैसी योजनाएं ग्रामीण रोजगार का समर्थन करने और प्रशिक्षण और करियर के अवसर प्रदान करने में प्रमुख रही हैं। जनवरी 2025 तक 30.58 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.5 लाख से ज्यादा प्रतिष्ठानों के जरिए 60 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कुल 10,188 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि वितरित की गई। पीएम स्वनिधि के तहत लाभार्थियों की संख्या 68 लाख से ज्यादा दर्ज है। वहीं राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत कुल 7,80,000 प्रशिक्षु 47,708 प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके अलावा ईपीएफओ, ईएलआई योजना और गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए सहायता शामिल है। केंद्र सरकार की इन योजनाओं का उद्देश्य कार्यबल के लिए नौकरी की सुरक्षा और अवसरों को और बढ़ाना है। तो रोजगार में किस तरह से बढ़त, वो हम आंकड़े अभी आपको बता रहे थे। रोजगार पर पोस्ट बजट वेबिनार में नागरिकों को सशक्त बनाने, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और नवाचार को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। साथ ही वेबिनार में चर्चा का उद्देश्य देश में सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने, तकनीक और अन्य क्षेत्रों में लीडर बनने और 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करने वाली एक स्किल्ड वर्क फोर्स तैयार करना है।
रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल से पारस्परिक टैरिफ लागू होंगे। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। ऐसे में हम 2 अप्रैल से कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की शांति समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने इसे लेकर उनको एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध पर समझौते के लिए तैयार हैं। पत्र में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो ट्रंप के अंडर काम करने को तैयार हैं। रूस भी शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया है। Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter, just got it a little while ago. Simultaneously, we've had serious discussions with Russia and have received strong signals that they are ready for peace. Wouldn't that be beautiful? Wouldn't that? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका वापस आ गया है। ये अमेरिका के स्वर्ण युग की सुबह है। अमेरिका की गति वापस आ गई है। हमारा आत्मविश्वास वापस आ गया है। 6 सप्ताह पहले मैं इस कैपिटल के गुंबद के नीचे खड़ा था और अमेरिका के स्वर्ण युग की सुबह की घोषणा की थी। उस पल से हमारे देश के इतिहास में महान और सबसे सफल युग को सुनिश्चित करने के लिए बहुत तेज और अथक काम किया गया है। America is back. Six weeks ago, I stood beneath the dome of this Capitol and proclaimed the dawn of the golden age of America. From that moment on, it has been nothing but swift and unrelenting action to usher in the greatest and most successful era in the history of our country. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले 6 हफ्तों में मैंने लगभग 100 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं और 400 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए हैं, जो हमारे अद्भुत देश में सामान्य ज्ञान, सुरक्षा, आशावाद और समृद्धि को बहाल करने का एक रिकॉर्ड है। Over the past 6 weeks, I have signed nearly 100 executive orders and taken more than 400 executive actions, a record to restore common sense, safety, optimism, and wealth all across our wonderful land. In fact, it has been stated by many that the first month of our presidency, it's our presidency, is the most successful in the history of our nation. आज जब अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे थे तो डेमोक्रेट्स ने खूब नारेबाजी की। ट्रंप ने 1 घंटे 37 मिनट तक भाषण दिया। इस दौरान रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच तनाव साफ दिखाई दे रहा था। ट्रंप जब अपनी चुनावी जीत की सराहना और डेमोक्रेट की आलोचना कर रहे थे तो डेमोक्रेट सदस्यों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। भाषण शुरू करने से कुछ ही देर बाद ट्रंप को बीच में ही रुकना पड़ा और स्पीकर ने ट्रंप पर चिल्ला रहे सीनेटर अल ग्रीन को बाहर निकालने का आदेश दिया। आखिर ट्रंप के भाषण में ऐसा क्या था? आइए कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। दरअसल अमेरिका अब पटरी पर लौट आया है।
ऐसा जनादेश कई दशकों में नहीं देखा गया। और अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, महिला और पुरुष। तो आज अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संबोधित किया और क्या कुछ बड़ी बातें कही वो बता रहे हैं। अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, यानी कि महिला और पुरुष। पुरुषों के महिला खेल खेलने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये वो बड़ी घोषणाएं जो ट्रंप ने सत्ता में आते ही की। अंग्रेजी भाषा को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाया। संयुक्त सत्र के दौरान भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन बातों को दोहराया। गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका किया। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग आ गया है, हर एक नया फैसला लेने पर पुराने 100 फैसलों को रद्द किया जाएगा, यानी कि आगे और भी ऐसे कई फैसले होंगे। बड़े सपनों और बोल्ड एक्शन का समय। जॉर्ज कर रहा है बेहतरीन काम। सभी फेडरल भर्तियों, नई फेडरल नीतियों और विदेशी सहायता पर तुरंत रोक। ये वो बड़ी घोषणा है जो ट्रंप के सत्ता में आते ही, राष्ट्रपति बनते ही की गई। बेवकूफ़ी भरे ग्रीन न्यू स्कैम को खत्म कर दिया। जो बाइडेन के लिए हुए तमाम फैसलों को निरस्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका बेकार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर निकला। अमेरिका भ्रष्ट WHO और UN ह्यूमन राइट्स कमीशन से बाहर निकला। बाइडेन की पर्यावरण नीतियों को खत्म कर दिया गया। आज जब वो संयुक्त सत्र को संबोधित कर रहे थे तो उन तमाम अपने उपलब्धियों को बता रहे थे, उन घोषणाओं को बता रहे थे जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद लिए गए फैसले हैं। सरकारी सेंसरशिप, अमेरिका में फ्री स्पीच वापस ले आए। ये वो तमाम बड़ी बातें जो उन्होंने आज अपने संबोधन में संयुक्त सत्र के दौरान कही। सबसे बड़ी प्राथमिकता अमेरिकी इकोनॉमी को बचाना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका का ये स्वर्ण युग है और इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा उस पर हमारा फोकस। वर्किंग फैमिलीज को तुरंत और बड़ी राहत देना। अमेरिकी उत्पाद टैक्स मुक्त होंगे। बाइडेन प्रशासन से हमें आर्थिक तबाही और महंगाई विरासत में मिली। इसका भी साफ तौर पर उन्होंने जिक्र किया कि जो बाइडेन जब सत्ता में थे तो आर्थिक तबाही किस तरह से अमेरिका में देखने को मिली। चीन, कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, ब्राज़ील, भारत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने संबोधन में किया। 2 अप्रैल से कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स, ये बात उन्होंने अपनी संबोधन में कही। गोल्ड कार्ड वीज़ा सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसका भी उन्होंने जिक्र किया। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के संसद में भाषण के बाद विपक्षी डेमोक्रेट पार्टी ने उन पर निशाना साधा है। डेमोक्रेट्स की तरफ से सीनेटर एलिसा स्लोटकिन ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने अरबपति दोस्तों को और अमीर बनाना चाहते हैं। President Trump is trying to deliver an unprecedented giveaway to his billionaire friends. He's on the hunt to find trillions of dollars to pass along to the wealthiest in America. And to do that, he's going to make you pay in every part of your life. Grocery and home prices are going up, not down, and he hasn't laid out a credible plan to deal with either of those. His tariffs on allies like Canada will raise prices on energy, lumber, and cars, and start a trade war that will hurt manufacturing and farmers. में ग्लोबल ट्रेड वॉर की आशंकाओं के बीच चीन ने आज सुबह 5% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य की घोषणा की है। इस घोषणा के बाद एशियाई शेयर बाजार हरे निशान में खुले। चीन की सुस्त अर्थव्यवस्था के बावजूद निवेशकों ने उसके द्वारा घोषित तेज विकास दर पर संभावना जताई है। चीन, मैक्सिको और कनाडा द्वारा अमेरिकी टैरिफ पर पलटवार करने के बाद कल वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आई थी और आशंका बढ़ गई थी कि यूरोप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अगला लक्ष्य हो सकता है। निवेशकों ने आज आने वाले वर्ष के लिए चीन के आर्थिक लक्ष्यों का स्वागत किया। चीन की सरकार ने नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की वार्षिक बैठक में ये घोषणा की है, लेकिन पर्यवेक्षकों ने चीन के प्रोत्साहन को लेकर कम ही उम्मीद जताई है, क्योंकि चीन को तीव्र आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद,
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। और ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ते हैं आगे। पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने हैं, दोनों में ठन गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान से कल हुई वार्ता के विफल होने और उनके उटपटांग बयान के बाद से किसानों के तेवर गर्म है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले कई किसान यूनियन अपनी लंबित मांगों को लेकर चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन चंडीगढ़ पुलिस ने सभी एंट्री प्वाइंट सील कर दिए हैं। सभी सीमाओं पर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, बैरिकेडिंग की गई है, सभी जगहों पर कड़ी जांच की जा रही है। इस बीच आज सुबह विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान अमृतसर के गोल्डन गेट पर भी एकत्र हुए। खबर ये भी है कि पंजाब पुलिस ने कई जगहों पर किसानों को रोक लिया है और किसान वहीं सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उघराहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उघराहा ने कल ही किसानों से अपील की कि वे सड़कों, राजमार्गों और रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध ना करें, क्योंकि इससे लोगों को असुविधा होगी। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे सुरक्षा कर्मियों द्वारा आगे बढ़ने से रोके जाने के स्थान पर ही सड़क किनारे धरना प्रदर्शन करें। चंडीगढ़ के जितने भी बॉर्डर्स हमारे लगते हैं, वो सारे बॉर्डर्स को हमने वहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए हैं, बैरिकेडिंग करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और वहाँ पे स्ट्रिक्ट चेकिंग की जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि रूट डाइवर्जन हो और लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो, पर जहाँ जहाँ हमारी चेकिंग की वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जाम होने की हमें अंदेशा है, वहाँ पर हमने ट्रैफिक रूट्स डाइवर्ट करे हैं। तो पंजाब में सरकार और किसान आमने सामने हैं और आपको बता दें कि पंजाब में प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान और सरकार के बीच ठनी है। पंजाब सरकार के साथ किसानों की बातचीत विफल रही। कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार और किसानों में किस तरह से आमना सामना हो रहा है, किस तरह से ठनी। किसान नेताओं ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन का ऐलान किया है। हालांकि किसान नेताओं ने ये भी अपील की है कि आम जन को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसका भी ध्यान रखा जाए। प्रशासन ने कई एंट्री पॉइंट्स को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान संगठनों की निंदा की है और यही वजह है कि सरकार और किसानों के बीच लगातार किस तरह से ठन चुकी है वो बात सामने आ रही है। किसानों ने पंजाब को बनाया धरनों का राज्य, ये बात भगवंत मान ने कही। गलतफहमी ना पालें कि कार्रवाई नहीं कर सकते, ये बात भी भगवंत मान ने कही। किसानों को कही, किसान के जितने संगठन हैं उन्हें कही, बातचीत के लिए तैयार लेकिन प्रदर्शन रोकें किसान, ये बात भी भगवंत मान ने कही। उनका कहना है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन धरने प्रदर्शन ना किए जाएं। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बताएं कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने जनसंख्या आधारित परिसीमन के खिलाफ आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। चेन्नई में हुई बैठक में एक प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में जनसंख्या आधारित परिसीमन का कड़ा विरोध किया गया। वर्ष 1971 की जनगणना को 2026 से 30 वर्षों के लिए लोकसभा सीट के परिसीमन का आधार बनाया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि अगर संसद में सीट की संख्या बढ़ाई जाती है तो 1971 की जनगणना को इसका आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक पर तमिलनाडु भाजपा उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपति ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि MK स्टालिन ने संस्कृत को मातृभाषा कहा है, फिर 2005 में जब DMK UPA सरकार का हिस्सा थी तब इसे अनुसूचित भाषा में क्यों शामिल किया गया। MK स्टालिन ने तमिलनाडु के संविधान की नहीं बल्कि भारतीय संविधान की शपथ ली है। उन्हें एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री के तौर पर इसे समझना चाहिए। अगर वो हिंदी को भारत की संसद संविधान सभा द्वारा घोषित आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के खिलाफ हैं तो उन्हें अपने सांसदों से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए। No doubt that Tamil Nadu and the South has definitely helped the country in decreasing the population. Population control measures have been well followed, and that is the reason in the Finance Commission 0.5% has been given, appreciating that, recognizing that. So you can't say that the country has not recognized. The country has recognized. And this also after BJP had come to power. Only BJP government has recognized, not even DMK government.
Now Mr. Stalin says that Sanskrit is a dead language. Then why Sanskrit was included in the scheduled language in 2005 when DMK was a part of UPA government? So in 2005, for Mr. Stalin, Sanskrit was a living language. When he is in opposition, it will become a dead language. This is the dual standards of, DMK. रुक करते हैं झारखंड का। झारखंड के चाईबासा में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट हुआ है। जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में जंगलों के नजदीक ये ब्लास्ट हुआ है, जिसमें 3 जवानों के घायल होने की सूचना है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान ये ब्लास्ट हुआ। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाने की तैयारी की जा रही है। इलाके में सर्च अभियान जारी है। और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि विपश्यना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपश्यना का मतलब होता है मन की शांति और भौतिकवाद से दूर रहना, लेकिन केजरीवाल विपश्यना के लिए भी पूरा काफिला लेकर गए हैं। विपासना करने के लिए अरविंद केजरीवाल 10 दिनों के लिए पंजाब गए हैं। विपासना का मकसद होता है एम से मन की शांति लाना और एम से मटेरियलिज्म से दूर रहना, परंतु अरविंद केजरीवाल विपासना जाने के लिए भी 100 कमांडो, लग्जरी गाड़ी, लैंड क्रूजर, डजनों गाड़ियों का काफिला लेकर चलते हैं। मतलब कि मटेरियलिज्म और वीवीआईपी कल्चर से दूर रहने के बदले उसका किस प्रकार से विपासना के समय पर भी प्रदर्शन देखने मिला, और वो भी पंजाब की जनता की गाड़ी कमाई से, जिस पंजाब में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की आर्थिक स्थिति निर्माण हुए जब से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार आई है। यही ट्रांसफॉर्मेशन अरविंद केजरीवाल का हुआ है। स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, हम वीवीआईपी सिक्योरिटी और फैसिलिटी नहीं लेंगे से लेकर आज वीवीआईपी लाल बत्ती मानसिकता दिखाने तक, ये है अरविंद केजरीवाल का असली चेहरा, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा है और पंजाब की जनता भी नकारेगी। कबाड़ से कमाल, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। जयपुर में चल रहे 3 दिवसीय एशिया प्रशांत क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है। इस सम्मेलन में कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जिन्हें पीएम मोदी से ही प्रेरणा मिली है। देखिए जयपुर से हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो की ये खास रिपोर्ट। केमिकल कैन है और इससे बना है कूलर, नट से बनाई गई है बुद्ध की प्रतिमा और मोटरसाइकिल की चेन से बना है गांधी जी का चश्मा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कबाड़ से कमाल की, और मेरे साथ है सरफराज। आइए हम उनसे बात करते हैं। सरफराज, सबसे पहले कैसे आपको ये आइडिया है कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं? साक्षी झा और सरफराज अली, हम दोनों आर्टिस्ट हैं, कॉलेज में साथ थे। तो हम जब टूरिस्ट पॉइंट पे घूमने जाते तो देखते थे हर तरफ प्लास्टिक वेस्ट और गंदगी होती है। तो फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक प्रोग्राम में बोला था कचरे से कंचन। तो हमें आइडिया आया कि इस कचरे का कुछ ना कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। और बेसिकली हम दोनों आर्टिस्ट थे। साक्षी दरभंगा से हैं तो वो मिथिला पेंटिंग करती हैं। तो हमें लगा कि इसी अपने आर्ट को हम यूटिलाइज करते हैं, और क्योंकि आर्ट का ना एक मैसेज जाता है, तो हमने फिर सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा चरखा नोएडा में बनाया, जिसका उद्घाटन स्मृति ईरानी मैम ने किया था, और वो आज भी चरखा चौक के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से फिर हम अपने स्कल्पचर प्लास्टिक वेस्ट से, आयरन स्क्रैप से बनाते गए और लोगों को अवेयर करा रहे हैं सर। अच्छा, आपने प्रधानमंत्री से प्रेरणा ली और प्रधानमंत्री ने आपके इस काम को सराहा भी है? जी सर, मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारे काम की सराहना की थी। हमने मेरठ में एक अभियान चलाया था नगर निगम के साथ, कबाड़ से जुगाड़। हमने जितना भी निगम का कबाड़ था उसी से शहर के ब्यूटिफिकेशन की थी, चौराहों की, और जो कि बहुत सस्ते में की थी, और शहर का जो कचरा था उसी से हमने शहर का ब्यूटिफिकेशन किया। अभी महाकुंभ खत्म हुआ तो महाकुंभ में भी आपने अपनी छाप छोड़ी है? हाँ सर, हमें मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि हम लोगों को वहाँ मौका मिला, और कुंभ में हमने अपना एक स्कल्पचर जो कि भारत का नक्शा था 12 बाय 12 फीट का, और उसमें हमने माँ गंगा का सफर दिखाया था कि माँ गंगा कहाँ से चलती हैं और कहाँ तक उनका सफर पूरा होता है। ये नक्शा आपने किससे बनाया था? ये नक्शा जो था, जो अपनी पुरानी गाड़ियाँ होती हैं उसका जो बैरिंग, क्लच प्लेट, इस तरह की जो चीजें होती है, उससे हमने ये बनाया था। यही मैसेज आज भारत पूरी दुनिया को देना चाहता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज, जयपुर।
और वहीं अंसल समूह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू हो गई है। मंगलवार देर रात गोमती नगर थाने में अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक, पिता पुत्र समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया। इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर के अनुसार अंसल समूह पर आरोप है कि कंपनी ने 2 बार टाउनशिप की योजना स्वीकृत कराई थी, जिसमें निर्धारित भूमि से कई गुना पर टाउनशिप बना ली। इस मामले में कंपनी के मालिक प्रणव अंसल के अलावा 2 निदेशकों और 2 कंपनियों पर फर्जीवाड़े का आरोप है। दोनों को आरोपित बनाया गया है। प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई। अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। आरोप है कि स्वीकृत टाउनशिप में कंपनी ने स्वयं की खरीदी गई जमीन के अलावा ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज चकमार, नवीन परती, बंजर, नहर और नाली की जमीन अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर ली। इसके साथ ही इसकी जानकारी प्राधिकरण को नहीं दी गई और मामले का खुलासा तब हुआ जब इसकी जांच हुई। इस मामले में गाजियाबाद में भी प्रणव अंसल, विकास यादव और अमित शुक्ला समेत अन्य को आरोपित बनाया गया है। रुक करते हैं खेल की खबर का। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आज दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मुकाबले में जो टीम जीतेगी वो 9 मार्च को दुबई में भारत से खिताबी भिड़ंत में भिड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका जहां ग्रुप बी में टेबल टॉपर रही थी, तो ग्रुप ए में न्यूजीलैंड दूसरे स्थान पर थी। और वहीं भारत के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला गंवाने के बाद ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। हालांकि स्टीव स्मिथ टेस्ट और T20 फॉर्मेट में खेल जारी रखेंगे। स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए लगभग 15 साल तक वनडे क्रिकेट खेला। इस दौरान उन्होंने कई मौकों पर टीम की कप्तानी भी की। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने उन पर भरोसा दिखाया था। और इसके साथ ही समाचार में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।